स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज मैं पार्ट थर्ड आप लोगों को दे रहा हूं बना करके वीडियो में। पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं या बात कर चुके हैं, हम लोग देखिए सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है हमारा, और चैप्टर सोल्यूशन में हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं आपके लिए। ये थर्ड वीडियो है। तो जिस बच्चे ने भी पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लीज जा करके देख ले। पहले दोनों वीडियोस जा करके बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइन टू लाइन आपको वीडियोस क्लास 12 के क्लास के मिलते रहें। और हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा राउल्स लॉ। चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है, सोल्यूशन चैप्टर। तो राउल्स लॉ क्या क्या है, कैसे कैसे राउल्स लॉ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये राउल्स लॉ जो है बेटा, ये 2 चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला, राउल्स लॉ ठीक है, फॉर अ सॉल्यूशन। Raoult's law for a solution containing volatile solute. ओके, containing volatile solute। और यहां पर जो सॉल्यूट रहेगा वो लिक्विड रहेगा। ठीक है, अब ये इसमें जो हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो लिक्विड सोल्यूशन होगा। एक्चुअल में कैसा सोल्यूशन होगा? कंटेनिंग सॉलिड वोलेटाइल सॉल्यूट। और सोल्यूशन जो होगा इसके अंदर वो कैसा होगा? लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन, उसको लिक्विड सोल्यूशन कहेंगे। मींस उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर द लिक्विड। अब सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है Raoult's law for a solution containing Raoult's law for a solution containing non-volatile solute। ठीक है, और यहां पर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा वो किस स्टेट में होगा? सॉलिड में। ठीक है, तो हमको राउल्ट्स लॉ जो है वो 2 तरीके से डिस्कशन करना है। एक, राउल्ट्स लॉ में वोलेटाइल लिक्विड रहेगा, और एक जो राउल्ट्स लॉ के अंदर रहेगा वो कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल। अब छोटी छोटी बातें पहले मैं आपको समझा देता हूं, जो कि हमें इन दोनों के दोनों कंसेप्ट्स को समझने के लिए जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप लोग एक टर्म समझ लीजिए, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को वोलेटाइल का मीनिंग नहीं होगा। तो वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब, वोलेटाइल कैसे सब्सटेंस को कहेंगे? देखिए, जो रूम टेम्परेचर पर बहुत तेजी से कोई लिक्विड अगर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, लाइक अगर हम वाटर और हम पेट्रोल को ले लें तो वाटर एंड पेट्रोल दोनों में से कौन बहुत तेजी से इवेपोरेट होने लगेगा? डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि वहां पर पेट्रोल जो है वो बहुत तेजी से वेपराइज्ड हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो वो वोलेटाइल कहलाएगा, और जो वाटर है वो क्या कहलाएगा? नॉन वोलेटाइल कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं ऑयल, ठीक है, ऑयल मतलब लाइक मस्टर्ड ऑयल, मिल्क, ये सब चीजें ले लूं, और उसके कंपैरिजन में हम स्प्रिट, आपने देखा होगा डॉक्टर्स स्प्रिट, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के टाइम पे, इंजेक्शन ठोकते हैं जब वो लोग, है ना। तो उस टाइम पर हम लोग केमिस्ट्री की लैब में स्प्रिट लैम्प यूज करते हैं, तो उसके अंदर फिल करते हैं। तो स्प्रिट लैम्प में देखिएगा, कभी केमिस्ट्री लैब में आप जाएं तो स्प्रिट को फैला दीजिएगा थोड़ा सा, तुरंत कुछ ही देर में क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा सारा का सारा। तो ये जो सिचुएशन यहां पर हम बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर वोलेटाइल मटेरियल, राइट, वोलेटाइल सब्सटेंस। तो ये जो है हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस कहलाएगा।
इस तरीके के सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल क्या हो गया, क्लियर हो गया है ना, वाटर वहां पर क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे देखते हैं। तो एक पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है कि वोलेटाइल मटेरियल कैसे है, नॉन वोलेटाइल मटेरियल कैसे है। अब दूसरा, आप अगर नहीं आपको पता है तो आप वेपर प्रेशर, हम इस टर्म का यहां पर काफी यूज करते हैं, बार बार मैं उसे शॉर्ट में वीपी लिख दूंगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी आपने लिक्विड ले लिया, कोई भी लिक्विड, मान लीजिए ये एक लिक्विड है, यहां पर इस लिक्विड को आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब आप हीट करेंगे तो ये जो लिक्विड मटेरियल होगा, ये लिक्विड मटेरियल यहां पर वेपर्स बनाने लगेगा, ठीक है, वेपर्स बनाने लगेगा, ठीक है। और ये वेपर प्रेशर, वेपर से जो प्रेशर जनरेट होगा उसी को आप क्या कह दोगे, वेपर प्रेशर। तो कभी भी हम बात करते हैं तो एक होता है हमेशा कैसा, एक बाहर से लगने वाला प्रेशर होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक प्रेशर कैसा होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल प्रेशर, ठीक है, जिसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो एक आप एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ये बात क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज यहां पर जो हमको क्लियर करना है, ठीक है, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, पार्शियल वर्ड एक और आता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे कोई भी कंटेनर एक ले लिया, उसमें मान लीजिए हमने दो लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड ले लिए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ये हमारे पास लिक्विड ए है और ये हमारे पास लिक्विड बी है, और ये दोनों ही वेपर्स में, मतलब वो था द वोलेटाइल, दोनों के दोनों कैसे हैं, कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। अब आप समझते हैं वोलेटाइल मतलब, तो दोनों ही के दोनों यहां पर क्या बनाएंगे, यहां पर दोनों के ही क्या आ जाएंगे, वेपर्स आ जाएंगे, बोथ वेपर्स ऑफ ए एंड बी, है ना। यहां पर वेपर्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी दोनों के होंगे। तो यहां पर इस जगह पर, इस पिस्टन पर यहां पर एक प्रेशर फील करेगा ये पिस्टन, और वो प्रेशर क्या कहलाएगा यहां पर, पी टी, पी टोटल। और ये पी टोटल किन दोनों के किन दो चीजों के मिलने से आ रहा होगा इसका वैल्यू, इन दोनों के वेपर से मिलकर। तो यहां पर कुछ जो वेपर प्रेशर है वो ए का है, और कुछ वेपर प्रेशर किसका है, बी का होगा। हालांकि ये इक्वल होंगे नहीं होंगे, ये सब चीजें बहुत बाद में डिपेंड करेंगी, कैसे इक्वल होंगे, आगे पीछे लगाएंगे, कुछ कोई कम लगाएगा, कोई ज्यादा लगाएगा, दोनों इक्वल भी लगा सकते हैं, कैसा भी हो सकता है। लेकिन इन्हीं दोनों प्रेशर को आप क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बात जब भी करेंगे तो हमें ये सब बातें छोटी छोटी याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ, और मेन कंसेप्ट में मैं पहला कंसेप्ट लेने जा रहा हूं, राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। इसको करने के लिए राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था मार्टे राउल्ट्स, ठीक है, मार्टे राउल्ट नाम था इनका, और जिन्होंने शॉर्टली हम इनको क्या कह देते हैं, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, मानिए डायग्रामेटिकली थोड़ा सा चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर के अंदर बीकर कह लीजिए, कंटेनर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमने दो लिक्विड ले लिए, दो कंपोनेंट ले लिए, दो कंपोनेंट, एंड बोथ कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट,
ठीक है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड फॉर्म में हैं, ठीक है, ठीक, एक है लिक्विड या मैं कहूं कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट क्या है बी, ठीक है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए जो है और बी दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल नेचर है दोनों का। अब वोलेटाइल नेचर होने का मतलब दोनों वेपर्स बनाएंगे, दोनों का वोलेटाइल नेचर होने का मतलब दोनों वेपर्स बनाएंगे, ठीक है। बट एक बात याद रखनी, इसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूट और इसको हम बोल रहे हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक यहां पर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया और एक यहां पर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो एनसीईआरटी बी ना कहकर यहां पर 2, जहां पर मैं बी लिखा हूं उसको एनसीईआरटी क्या कह देती है 2, सॉल्यूट को हमेशा वो क्या लिखती है 2 और सॉल्वेंट को हमेशा क्या लिखती है 1 से वो डिनोट करती है। तो एक हो गया कंपोनेंट, ठीक है। अब ये सिचुएशन हमने क्रिएट की और क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ी ही देर बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, इस जगह पर दोनों के वेपर्स बनने लगेंगे, दोनों लिक्विड के यहां पर क्या आ जाएंगे, वेपर्स आ जाएंगे, ठीक, जो मिलकर के एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे। अब इंटरनल प्रेशर जब क्रिएट करेंगे तो यहां पर एक एक्सटर्नल मतलब यहां पर एक प्रेशर लगेगा, दोनों मिलकर के इस पिस्टन पे जो टोटल ओवरऑल प्रेशर लग रहा है पी टोटल मैं उसे कह देता हूं, ठीक है, पी टोटल कह सकता हूं या फिर पी टोटल कह सकता हूं, पी सोल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जो पी सोल्यूशन होगा यानी टोटल जो प्रेशर आ रहा है उसमें किन किन का बताइए यहां पर पार्टिसिपेशन होगा, किन दो चीजों का पार्टिसिपेशन है, तो यहां पर पार्टिसिपेशन 2 का है। एक तो प्रेशर किससे बनना है, यहां पर जो प्रेशर पी टोटल है उसमें एक ए का और एक प्रेशर किसका बनना है, बी का। तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी, दो कंपोनेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब राउल्ट ने क्या कहा उसको सुनिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's, the partial pressure, according to Raoult's, the partial pressure of each component, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर कह सकता हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर कह सकता हूं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, ठीक है, फेज है, वेपर फेज is directly proportional ठीक है, is directly proportional to the mole fraction of each component, mole fraction of each component present into the solution at constant temperature। और ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा ये होगा गिवन एट गिवन टेम्परेचर। इसको ऐसे भी कुछ बुक्स के अंदर एट द गिवन टेम्परेचर भी बोला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया है, किसका हो गया, आप सभी भी एक बार बोल करके दिखाएंगे, एक बार हम इसको साथ साथ पढ़ते हैं और एक बार हम इसको फिर बाद में आपसे बुलवाएंगे।
तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स क्या बात हो रही है, द पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर कौन सा है अभी, ये वाला, ये जो वेपर प्रेशर दिख रहे हैं आपको, ये वेपर प्रेशर, दीज आर कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ ईच कंपोनेंट। कंपोनेंट कितने, दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट यहां पर क्या है ए और एक कंपोनेंट क्या है बी, और ये क्या है, आप कह सकते हैं इनको पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट दो है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, इज डायरेक्टली, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन हमने मान लिया एक्स ए, एंड कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन मान लिया एक्स बी। तो कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, ठीक है, क्या करेंगे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, पहले स्टेटमेंट, हाँ जी एक बार फिर से रिवाइज कर लें, करिए रिवाइज, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in vapor phase, this is what V for vapor phase, is directly proportional to the mole fraction of each component present into the solution at the given temperature, at a constant temperature। ठीक, अब हमें मैथमेटिकली भी आना है, तो मैथमेटिकली हम अब इसको स्टेटमेंट को रेस कर दे रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिए, कॉपी पे नोट्स बनेंगे तभी काम बनेगा, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिए रेगुलरली। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्या बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स हमें बात करनी है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, भाई राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन of each component present into the solution। तो क्या करोगे, PA equals to PA naught और क्या हो जाएगा XA, this is your first equation। Similarly क्या हो जाएगा, similarly PB equals to PB naught XB लिख सकते हो, this is your equation 2, right, according to Raoult's law। Now from Dalton's law, of partial pressure भी लगा देता हूं, partial pressure। Now from Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure क्या कहता है, भाई इसको समझना जरूरी है। तो डाल्टन्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर है वो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर P टोटल जो होता है वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा जो आपका टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है, दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ ये कहता है ना, आगे बात करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, पीटी जो यहां पर आ रहा है, पीए कितना बेटा, पीए आपको दिख रहा है PA नॉट और XA प्लस PB इक्वल्स टू PB नॉट XB होता है। अच्छा जी,
आप सबको पता है एक चीज, बिकॉज XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है 1, सभी को पता है ना? नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। तो अगर मैं मान लीजिए मैं XA की जगह पर वैल्यू पुट करूं तो क्या रख सकता हूं 1 माइनस XB, या मैं XB की जगह वैल्यू पुट करूं तो क्या रख सकता हूं 1 माइनस XA। आप किसी भी एक का वैल्यू पुट करके आगे फर्दर मूव करेंगे। अब आगे बढ़े, तो भाई आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, P T इक्वल्स टू PA नॉट, और XA की वैल्यू अगर रखूंगा तो 1 माइनस काई या XB कह सकते हैं, और P B नॉट और XB ये रहा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आगे, तो PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। क्या करें, कॉमन कर लें, तो PA नॉट इसको पहले लिख दो, PB नॉट XB माइनस PA नॉट XB। कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? यस, कॉमन क्या हो रहा है, XB कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा PB नॉट माइनस PA नॉट एंड XB इज कॉमन हियर। नाउ यहां पर आप क्या चल रहा था आपका P टोटल। So guys, this is here you will get the final Raoult's law equation. This is your final equation which you will get from the Raoult's law. तो this is the Raoult's law, है ना? कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस में आ रहा है, लगातार आ रहा है Raoult's law। अब Raoult's law पर हमें ग्राफ एक लेना है, वो ध्यान से सुन लीजिए पहले, बट बिफोर दैट मैं इसका कंपैरिजन करता हूं एक। तो अगर मैं कहता हूं कि जो P टोटल है y इक्वल्स टू, दिस इज हियर आई एम टेकिंग एज mx एंड दिस इज प्लस c, सो दिस इज तो कांस्टेंट एंड y इक्वल्स टू mx, इतना mx, तो स्लोप को ये रिप्रेजेंट करेगा और इसका कंपेयर हम कर देंगे। तो हमारे पास अगर मैं यहां पर एक जस्ट एन ग्राफ लूंगा P टोटल का, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, तो वो एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, वो एक लीनियर ऐसे आएगा, ये लीनियर ग्राफ बनेगा। यहां पर आपका P टोटल हो जाता है और यहां पर आपका ये हो जाएगा XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इस तरह से जाएगा। अब लेकिन अभी यहां पर जो इक्वेशन के अंदर जो ग्राफ बनता है बहुत पॉपुलर ग्राफ है, तो छोटी सी बात ही मैं पूरा एक ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो ग्राफ क्या है उसको समझिए। देखिए यहां पर क्या किया हमने, ये एक ग्राफ रेडी करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि हमने यहां पर XA इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया है और XB इक्वल्स टू 0 लिया है। इस तरफ XA इक्वल्स टू 0 और इस तरफ XB इक्वल्स टू 1 लिया। जब आप XA इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, मींस जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं या आप जो भी सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसके अंदर B यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B है ही नहीं, आपके पास केवल जो चीज प्रेजेंट है वो प्योर है, यानी कि XA मतलब XB0 मतलब प्योर है, XA मतलब केवल A के ही वहां पर मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई भी सोल्यूशन होगा उसमें केवल और केवल A के ही एटम्स होंगे, ओनली A के मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहां पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो प्योरली PA का होगा, ठीक है, प्योर, तो PA नॉट होगा। तो इस समय B है तो उस समय हमने PA नॉट सबसे ज्यादा होगा। अब मान लीजिए XB की कुछ अमाउंट आपने ऐड किया, तो XA कुछ कम हो गया, 0.8 हो गया। जब यहां पर 0.8 हुआ तो ये 0.2 हो गया। नाउ बोथ आर द इक्वल, 0.5 ले लिया, इसको 0.5 ले लिया। अब ये जो यहां पर वो 0.2 और ये 0.8 हो गया, मतलब कंसेंट्रेशन एक की बढ़ रही है, बी का कंसेंट्रेशन हम ऐड ज्यादा करते जा रहे हैं, ए कम होता जा रहा है वेपर। तो लीनियरली वेरी करेगा, जैसे जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे बी का अमाउंट बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इसका आएगा, इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा और उसका कुछ डिक्रीज होगा।
तो ये एक तरीके से डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर यहां पर आपको मिलेगा, ऐसे वो डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, वेपर प्रेशर उसका कम होगा। अब XB क्या हो गया, यहां पर प्योर हो गया। तो XB जब यहां पर प्योर हो गया तो मैंने मान लिया कि ये PB0 है। अब ये चीज आप देख रहे होंगे यहां PA और यहां पर PB, ठीक है, PA एंड PB में दोनों में मैंने डिफरेंस लिया है। उसका मतलब ये है कि मेरे जो मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें सोल्यूशन B इज मोर वोलेटाइल। तो ज्यादा वोलेटाइल है तो उसके वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे। अब जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा, ये 0.2 पर इसका वेपर प्रेशर देखेंगे, फिर 0.5 पर इसका वेपर प्रेशर देखेंगे, और फिर 0.8 पर इसका वेपर प्रेशर देखेंगे। तो यहां पर हमने ये सिचुएशन आप देखें, ये हमारा ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये इसके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस लाइन शोज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए and this line represent the partial vapor pressure of component B, ठीक है, उसके partial vapor pressure। जब देखिए एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखने वाली है। अब आप देखिए दोनों की जब कंसंट्रेशन सेम है उस जगह पर आप देखेंगे तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। देखिए आप भले से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है लेकिन वेपर प्रेशर सेम कंसंट्रेशन पे अगर आप देखेंगे तो वेपर प्रेशर किसका आपको ज्यादा मिल रहा है, बी का। तो बी इसीलिए ज्यादा वोलेटाइल है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे, इस पॉइंट और उस पॉइंट को। तो ये जो लाइन है ये P टोटल को रिप्रेजेंट करेगी विच इज द सम ऑफ PA एंड PB। सो गाइज दिस इज द कंक्लूजन विद ग्राफ हियर एंड इन NCERT these 3 points is given। The first point is linearly vary करेगा, और सेकेंड जो पहला पॉइंट है वो ये बताया गया वहां पर कि जो टोटल प्रेशर है सोल्यूशन का वो किसी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर, कंपोनेंट बी या कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो होगा वो लीनियरली वेरी करेगा, बी के सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पर कैसा होगा, लीनियरली वेरी करेगा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। एंड थर्ड पॉइंट जो बताया गया है उसमें हम अब आगे बढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट के लिए। वो थर्ड पॉइंट एक तो ये भी बताया उन्होंने, रीड आउट वहां पर करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि जो इन दोनों में ग्राफ में कंपैरिजन दिखाया है कि पीबी का जो ग्राफ है स्लाइटली हाई है पॉइंट, तो इसकी वजह से वो क्या है, मोर वोलेटाइल है और ये लेस वोलेटाइल है। अब चलते हैं एक लेवल ऊपर। देखिए मैं स्टार्टिंग से एक चीज आपको बहुत बार बार मैंने किया है इंसिस्ट, अब मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूं। ये सारे लोग नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपरली अच्छे से। अब एनसीईआरटी के अंदर एक बात और बोली गई है, और वो क्या, उन्होंने बोला है कि जैसे हमारे पास क्या है वहां पर एक इक्वेशन और है। तो अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक तो हमको, मैं आपको समझाने जा रहा हूं डाल्टन्स लॉ। अब ये मत समझिएगा, ये पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन पूरा कर दिया है, ठीक है, ये पोर्शन पूरा कर दिया है, मैं इसको इरेज भी कर देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन होगा। अब मैं मेन और एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ राउल्ट्स लॉ, बट दैट इज इन वेपर फेज। अब क्या होता है, राउल्ट्स लॉ के बीच में सडनली एक डाल्टन्स लॉ में यहां पर एंटर कराना होगा। गाइस पहले तो एक चीज समझ लो, जैसे मेरे पास ये एक, ठीक है, बीकर है, इस बीकर में मैंने दो कंपोनेंट लिए थे, एक मैंने कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में एक लिया था लिक्विड ए, और एक कंपोनेंट लिया है लिक्विड बी। ये दो कंपोनेंट मैंने यहां पर लिए हुए, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। जब लिक्विड ए और लिक्विड बी आपने ले लिया तो इसके मोल फ्रैक्शन यहां पर एक्स ए होंगे और इसके मोल फ्रैक्शन यहां पर एक्स बी होंगे। अब स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता आ रहा हूं सारे लोगों को कि काई वाई मत लो, ठीक है,
काई इसलिए मत लो क्योंकि आप एनसीईआरटी में आगे आकर कंफ्यूज हो जाओगे। काई ले सकते हैं बट वहां पर फिर आपको कंसेप्ट बदलना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है अब एक चीज को कंसेप्ट को पकड़ो चैप्टर में और नॉलेज रखो, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर उसी कंसेप्ट से चलते चले आगे। फर्दर अगर कोई नया कंसेप्ट जुड़ता है तो उसी में क्लब हो, वो पुरानी बात हमारी गलत ना हो। तो एक्स ए एंड एक्स बी की टर्म में मैंने लिया, ठीक। अब इनके क्या हुआ, बिकॉज दीज बोथ आर द वोलेटाइल, तो यहां पर डेफिनेटली इनके क्या बनने लगे, वेपर्स बनने लगे, ठीक। ये वेपर फेज आ गए। वेपर फेज में आकर के यहां पर इन्होंने क्या लगाया, इंटरनल प्रेशर। तो इस पिस्टन पर हमने ऊपर की तरफ जाकर के पी ऑफ सोल्यूशन या यू कैन से पी ऑफ टोटल, पी टोटल प्रेशर या फिर सोल्यूशन से बनने वाला प्रेशर चेक किया। तो वो क्या था, वो प्रेशर मान लीजिए पीए एंड पीबी था, ठीक। अब बहुत ध्यान से ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देखो जब कभी भी लिक्विड स्टेट में कोई लॉ लगना है तो यहां फॉर लिक्विड स्टेट जो लॉ हम लोग यूज करेंगे वो करेंगे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ लगाएंगे लिक्विड स्टेट के लिए। बट अगर गैसियस स्टेट आ गया है तो आपको गैसियस स्टेट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, डाल्टन्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। अगर आप कोई दूसरी बुक और अच्छी बुक उठाएंगे तो उसमें इन दोनों लॉ का कंपटीशन एक तरीके से दिखाया है, कंपैरिजन कह सकते हैं, राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। क्या कह सकते हैं, राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। अब क्या है राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ? पहली बात तो एक ये समझ में लीजिए, जब भी किसी भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए आपको लॉ लगाना है लिक्विड फॉर्म में तो क्या लगेगा, राउल्ट्स लॉ। बट अगर वो वेपर्स में पहुंच गए तब उस जगह आप क्या लगाओगे, डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ क्या है, एक्चुअल में डाल्टन्स लॉ क्या होता है वो समझिए। जैसे मेरे पास ये वेपर्स हैं तो मैं जानता हूं यहां पर इसके मोल फ्रैक्शंस को, लिक्विड फॉर्म में मोल फ्रैक्शंस को आपने क्या ले लिया, एक्स एंड एक्स बी। बट गैसियस फेज में क्या लें, तो बस यही एक कॉन्सेप्ट आकर के आपके ध्यान रखना है। जो आपका गैसियस फेज है ना, गैसियस फेज में मैंने लिक्विड ए का वाई ए मोल फ्रैक्शन और लिक्विड बी का वाई बी ले लिया। दीज आर द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन। ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन यहां पर रहेगा, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शंस को क्या ले लिया, वाई एंड वाई बी। नाउ व्हाट इज द डाल्टन्स लॉ? अकॉर्डिंग टू, या आप कहें कि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का वेपर फेज में, किसी भी कंपोनेंट का वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट in vapor phase is directly proportional, or you can say is directly proportional is not necessary, or you can say is equal to the, ठीक है, the partial vapor pressure, ठीक है, the partial vapor pressure of any component in vapor phase is equal to the product of total pressure and the mole fraction present into the solution. So this is the Dalton's law. Dalton's law क्या कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर के, प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन वेपर फेज ऑफ दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है वेपर फेज में उसके और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो अगर ये जो पीटी है ये क्या है, ये पीटी है तो पी सोल्यूशन यानी वो टोटल प्रेशर है, और वो टोटल प्रेशर क्या रहेगा, एक तरीके से आप क्या कहोगे, कांस्टेंट। भाई प्रेशर, टोटल प्रेशर तो उतना ही रहना है ना,
एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, तो आप क्या बोलोगे, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द YA, यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of that component present in vapor phase. नहीं आया, एक बार फिर से कर लेते हैं, हमने क्या कहा, पहले तो क्या कहा कि PT कैसे मैंने कांस्टेंट ले लिया, एक तो आप ये कह सकते हो कि प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिप्लेस करोगे तो कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट कैसे बना, PT कैसे मैंने कांस्टेंट ले लिया, बिकॉज टोटल प्रेशर है बेटा, तो एक टेम्परेचर आपने फिक्स किया हुआ, उस पर जितने वेपर्स बन गए तो वो प्रेशर घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो तो हमेशा बना रहेगा उतना, तो इसलिए एक वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट होगी वैल्यू, और y एंड y भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, कैसे, किस फेज में, वेपर फेज में, x एंड x भी क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन है सर, लेकिन कैसी स्टेट में, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है, ये लिक्विड फेज में है मोल फ्रैक्शन, यहां पे ये लिक्विड फेज में है, तो भाई मोल फ्रैक्शन वो क्या हो गए, तो अब क्या बोलेंगे, डाल्टन्स लॉ कहता है द पार्शियल, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, फिर से एक बार रिपीट करें, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ total pressure and mole fraction of that component present in the vapor phase. अब आ गया, यस, ठीक, वेल डन। अब मान लीजिए ये हो गया डाल्टन्स लॉ, अब भाई मैंने लिखा डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ, सो व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, यू नो वेरी वेल, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, देखो वहां पे भी पार्शियल वेपर प्रेशर आया है, यहां पर भी नाम पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, PA इक्वल्स टू PA नॉट एंड XA, ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ। सिमिलरली PB इक्वल्स टू PB नॉट एंड XB, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो गाइस दिस इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ। देख लीजिए अब क्या होता है, अब क्या आएगा, एक और कंपैरिजन दिया जा सकता है, राउल्ट्स लॉ आपने समझ लिया, डाल्टन्स लॉ समझ लिया, अब डाल्टन्स लॉ में कभी कभी इक्वेशन और एक लेवल हायर आपको दे देंगे, तब क्या करोगे, और अगर इसी को जनरली अगर बनाना जनरल इक्वेशन, तो P ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, ये अगर इसी का थोड़ा फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश करें तो व्हाट इज PA हियर, अगर आप चाहें कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक इक्वेशन आप और बना सकते हैं, विच इज YA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA अपॉन क्या, PT, ठीक है, PA अपॉन PT, या P टोटल अगर आपको निकालना है, मान लीजिए P टोटल आपको निकालना है, मैं यहां ले आता हूं इसको, अगर आपको इस इक्वेशन से आप समझिए, ये यहां पर PA इक्वल्स टू PT इंटू YA दिया है। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे यहां पर मान लीजिए YA चाहिए, तो मैं YA कैसे निकालूंगा, YA मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, PA अपॉन क्या कर दोगे, PT, ठीक है। अब PT क्या निकाला था आपने, इक्वेशन यहां था PT, राउल्ट्स लॉ में पीछे क्या निकाला था, YA इक्वल्स टू PA अपॉन PT जो था ना आपका, अगर आप ध्यान करेंगे तो वो क्या था, PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू काई B। बोलो, था ना, बोलो, था कि नहीं था, था।
और ये जो Pa दिख रहा है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, राउल्स लॉ लिख सकते हो। Pa की जगह पे क्या लिख सकते हो, Pa नॉट माइनस एक्स। तो ये अल्टीमेट हो गया Pa नॉट और x से। यही इक्वेशन आप इसी इक्वेशन को देखेंगे, यही आपका क्वेश्चन बनाएगा जेई के अंदर। ये कंसेप्ट से जेई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने कहा ना कि एक लेवल ऊपर हो गया। अपना स्कूल लेवल का सारा काम धाम यहीं तक हो जाएगा। इस पर ये वेपर फेज में लगाएंगे जब इक्वेशन क्वेश्चन आएगा। इस इक्वेशन के 44 45 पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है 44 45। जैसे उसको 44 45 को ओपन करेंगे उसके जस्ट नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो उस एग्जांपल को हम सॉल्व भी करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर। और एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इस पर 2 पॉइंट, इस कंसेप्ट के ऊपर 2.5, ठीक है, इंटेक्स के अंदर, मतलब जो आपका सॉल्व एग्जांपल दे रहे थे 2.5 आप कर सकते हैं घर पर ट्राई, ठीक है। तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया। एक बात अब और आ जाती है, राउल्स लॉ वर्सेस आपका डाल्टन्स लॉ हो गया। एक और आता है राउल्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ, या राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। तो राउल्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ या राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ताकि मेरे को आगे इरेज करना रहेगा। तो ये हो गया आपका। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पोर्शन पर, राउल्स लॉ वर्सेस, आपको चाहिए राउल्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ या राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। तो राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्स लॉ एज a special case of हेनरीज लॉ। छोटा सा मित्रों डिफरेंस है, ठीक है मित्रों। कहा मैंने मोदी जी की तरह बोला मित्रों। तो राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, क्या होता है राउल्स लॉ बताइए, हेनरी लॉ क्या है वो भी देख लो। अगर आप देखोगे राउल्स लॉ तो आप देखेंगे P A इक्वल्स टू PA नॉट एक्स ए। और अगर आप हेनरी लॉ देखेंगे तो वहां पर क्या है, P इक्वल्स टू KH डॉट क्या मांगता, डॉट एक्स मांगता। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो यहां पर क्या कहते हैं कि PA पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर भी क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो इतना सा है, सिर्फ रीडिंग करने की जरूरत है कि राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ क्या है, ठीक है। इस पे चर्चा 2-3 पॉइंट्स और मैं बताऊंगा कभी फुर्सत से, अगर वो भी एग्जाम के टाइम्स में। अभी बता दूंगा तो सब भूल भाल जाएंगे अपन, और एग्जाम के टाइम पर एक दो वीडियोस और बनेंगी ना रिवीजन क्लास के लिए, तब वहां पर हम लोग शुरू करेंगे। तो ये धम धम धड़ाक पूरा हो गया, धम धम धड़ाक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे, राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन, राउल्स लॉ, ठीक है। चलेंगे आगे की तरफ। अब क्या है, राउल्स लॉ तो आज मैं इसमें खत्म कर दूंगा बुरी तरीके से खत्म करूंगा। राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, बस यहां पर क्या लगा देना है मेरे को, नॉन लगा दूंगा मैं, नॉन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां पर क्या हो जाएगा, इस बारी है सॉलिड, ठीक है। अब इस समय जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो बाय द प्रिपरेशन किससे होगा, एक सॉलिड को मिक्स करेंगे आप बहुत ही जबरदस्त बिंदास फंडामेंट होगा यहाँ पर आपके सामने। अब आप देखिए क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास डायग्राम इधर ही बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको दिखेगा नहीं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक, भाई आपने फिर से बीकर ले लिया, आपने इसके अंदर एक सब्सटेंस ले लिया, सॉल्वेंट मैंने ले लिया, और वो सॉल्वेंट मेरा फिर से
एक लिक्विड ए ले लिया मैंने, कंपोनेंट ए, जो कि यहां पर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, वोलेटाइल है ये, ठीक है भाई, वोलेटाइल है। अब इसका अभी क्या होगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बनना है, नहीं बनना है, बताओ। बन रहा है साहब, बन रहा है। इसका वेपर प्रेशर अब जो बन रहा है, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, आई कैन से दैट इज बी। और जो होगा नॉन वोलेटाइल, वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो उस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मैंने इसके अंदर यहां पर डाला, स्टार्ट किया, पोर किया। तो मान लीजिए ये लिक्विड की सरफेस है, इस पर कुछ कुछ पार्टिकल्स आकर के सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दिए, ठीक है, ये पार्टिकल आ गए। जब ये पार्टिकल्स यहां जो कि नॉन वोलेटाइल हैं, ये वेपर्स बनने नहीं देंगे, तो डेफिनेटली जो सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, अब आपने क्या रेडी कर दिया, सोल्यूशन। हमने क्या लिया, एक मान लीजिए एक वाटर लिया, एक वाटर क्या होता है, वाटर लिया कंटेनर के अंदर, कोई भी ग्लास में, बीकर में, और लेने के बाद उसके अंदर क्या कर दिया हमने, उसमें हमने उसको बॉयल होने रखा। जब आप उसको बॉयल होने रखेंगे, थोड़ी देर के बाद उसमें वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब उसके अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल मटेरियल डाल दिया, सैंड डाल दी, सैंड, ये भी ऐसे सैंड मान लो। तो जैसे आप सैंड डालोगे तो सैंड क्या वोलेटाइल, नहीं, वेपर्स बनाएगी क्या, नहीं, बल्कि उल्टा जाकर के जो वेपर्स होंगे उसको कम करेंगे। बट मैं हीट करता गया, हीट किया मैंने, हीट करने के बाद मेरे को क्या मिला, फिर से मतलब वेपर प्रेशर जनरेट हुआ। तो अब मुझे इमेजिन तो करना पड़ेगा ना, साइंस इमेजिन का ही पार्ट है। तो अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, इमेजिन क्या आपको दिख रहा है, बस हमें मानना होगा कि वो जो सोल्यूशन हमने बनाया वो किसका सोल्यूशन, अब प्योर तो रहा नहीं, तो सैंड प्लस वाटर का सोल्यूशन है। लेकिन उस सोल्यूशन के अंदर आपने ऐड किया, अब इसमें यहां पर मैं चेक कर रहा हूं प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, पीए प्लस पीबी होगा, ठीक होगा। लेकिन पीबी जो है वो तो क्या है, 0 भाई। बट क्या है, यहां से पी ऑफ सोल्यूशन जब आपने लिया, उसमें पीए प्लस पीबी, बिकॉज पीबी इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो यहां 0 हो गया, यानी कि पी ऑफ सोल्यूशन कहीं ना कहीं आप किसके इक्वल मान गए, पी ए के। और एक बात सुनना, अब क्या कहता है राउल्ट्स लॉ, किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हमने क्या मिला रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच इज इन सॉलिड फॉर्म। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, for a solution, according to Raoult's law, the partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solvent, mole fraction of the solvent। मेरी बात समझ गए, ठीक। स्टेटमेंट ऑलमोस्ट लाइक एक ही जैसा है। मैंने क्या बोला, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर कह सकते हैं आप, पार्शियल वर्ड ना यूज करें, आप वेपर प्रेशर कह सकते हैं द पार्शियल, ठीक है, या वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन बोले, पार्शियल बोलना जस्टिफाई नहीं होगा। वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोल रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पार्शियल इसलिए कह देना सही होगा बिकॉज पीए और पी सोल्यूशन दोनों इक्वल ही हो गए, लेकिन मैं डेफिनेशन में एक्यूरेट बोलूंगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, is directly proportional to the mole fraction of solvent, ठीक है, mole fraction of solvent at given temperature, at constant temperature,
ठीक है, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है भाई, ये भी बताना पड़ेगा ना कि किसके लिए, किस चीज के लिए, किसी भी मतलब एक ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of the solvent। एक बार फिर से कर लें, रिदम बन गया हमारा। क्या बोल रहा हूं, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग, अपने घर पर साथ में मेरे साथ बोले, घर पे रहकर पढ़ें और साथ में मेरे साथ में भी बोले, एक बार ट्राई करें, आपसे होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, कैसे किस तरीके के सोल्यूशन के लिए, जिसमें आपने क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आप बोल दीजिए, पहले बोल दीजिए, लास्ट में बोल दीजिए, रटने की डेफिनेशन थोड़ी ना हो रही है, रटने की हो रही है, रटने की नहीं हो रही, समझने की हो रही है। फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये ज्यादा मस्त लगा। फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। अब क्या करेंगे, तो P of solution कह सकते हो, P of total भी कह सकते थे, इक्वल्स टू K इंटू XA। अब क्या करा आपने, K इंटू XA कर दिया। अब मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन यहां पर उसकी वैल्यू कितनी है, मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिए, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये मैं क्या कर देता हूं, मान लीजिए पहले तो इतनी बात ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली कैसे टर्न कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिखा जाए, यहां पर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिप्लेस करेंगे तो PA नॉट लिख देंगे। अब मैं कुछ एक बात और समझाना चाह रहा था, बट अभी हमें ये बिल्कुल परफेक्ट चीज हमारी है, तो P ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट XA। एक बात वो जो मैं और क्या बता रहा हूं वो ये कि P ऑफ सोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल है, PA के इक्वल है। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ है कि PA इक्वल्स टू PA नॉट XA, यही बात मैं बोल रहा था। तो चाहे मैं P ऑफ सोल्यूशन लिख दूं, चाहे PA लिख देता, बात क्लियर होती, बात बराबर होती। मेरी बात समझ रहे, नहीं समझ रहे? तो अगर मैं एक स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट लेकर, अब कंफ्यूज मत होना, आप बिल्कुल आप समझ चुके हो, क्लियर हो चुका है आपको। अब मैं थोड़ा सा और टेक्निकली चीजें समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास, आप देखते हैं कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA। अब मैं PA इक्वल्स टू क्या लिख देता, यहां पर K XA लिख देता। अगर मैं मान लू कि XA तो टोटल कितना है, 1 है, तो PA इक्वल्स टू क्या हो जाता, K हो जाता, यानी कि PA एक क्या हो जाता है यहां पर, PA एक यहां पर क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। बस ये मैं बोलना चाह रहा हूं, तो इतना ज्यादा इसको उलझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम बस इतने से ही चल जाएगा, बेहतरीन तरीके से इतने से काम मेरा चलेगा, आप इसको बस ध्यान रखें। तो ये बेटा आपका बहुत अच्छे से हो गया है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सोल्यूशन का PA नॉट लिखेंगे, और ये क्यों लिखेंगे आपको पता लग चुका है, बिकॉज PA नॉट लिखना इसलिए है, वो तो सब कुछ सेम है, बट यहां P ऑफ सोल्यूशन हो गया। अगर दोनों वोलेटाइल होते तो मैं ये नहीं लिखता, यहां पर कभी भी P ऑफ सोल्यूशन नहीं लिख सकता, मैं उस समय PA इक्वल्स टू PA नॉट का ये लिखता। ये बात समझाना था और ये बात समझाकर इरेज कर दी, PA नॉट XA। लेकिन यहां पर फॉर नॉन वोलेटाइल, ठीक है, फॉर अ सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके लिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे तरीके से
बेहतरीन तरीके से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेटा राउल्ट्स लॉ पूरा का पूरा खत्म हो गया और इसी के साथ मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट जो हमारा आप टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग, वो किस पर आ रहा है? आइडियल एंड ये एंड कैसे लिख दिया? नया निजात, नॉन आइडियल। तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना, कुछ भी लिखते रहते हो, नॉन आइडियल सोल्यूशन। मजा आएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल पे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त है। फटाफट से इसे शेयर कर दो, आग लगा दो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में। समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए, और समझ में आए तो भी कमेंट्स कर दो भाई, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसको कमेंट्स जरूर करके बता दीजिए कि वीडियो में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच।